हाँ, वो कहानी जो हमारे संविधान के पहले 4 अनुच्छेदों में लिखी है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो सीधे इन्हीं अनुच्छेदों का विश्लेषण करते हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान उन औजारों को कैसे तैयार करता है जिनसे भारत का नक्शा गढ़ा गया और मतलब आज भी गढ़ा जा रहा है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन है। हाँ, एक तरफ तो ये देश को तोड़ने की किसी भी कोशिश को नाकाम करता है, लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं को बदलने की एक असाधारण शक्ति भी देता है। बिल्कुल। तो ये संतुलन कैसे काम करता है, चलिए समझते हैं। तो आइए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से, जो देश के नाम और पहचान से ही जुड़ा है। बिल्कुल। और पहली ही पंक्ति में एक बड़ी दिलचस्प और दूरदर्शी बात कही गई है। अच्छा। अनुच्छेद कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा। हाँ, यहाँ 2 बातें गौर करने लायक हैं। पहली, संविधान सभा ने देश को 2 आधिकारिक नाम दिए, इंडिया और भारत। और दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया। बिल्कुल। हाँ? ये दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि आज भी इंडिया बनाम भारत नाम पर बहस होती रहती है। हाँ, होती है। जबकि संविधान ने तो मतलब 70 साल पहले ही दोनों को बराबर का दर्जा दे दिया था। सही कहा। स्रोत ये भी साफ करते हैं कि हिंदुस्तान या आर्यावर्त जैसे लोकप्रिय नामों को वो संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई। ठीक है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग। हमारे स्रोत बताते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान सभा में ये बहुत स्पष्ट किया था कि उन्होंने जानबूझकर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की जगह यूनियन ऑफ स्टेट्स को चुना है। तो यूनियन शब्द का चुनाव सिर्फ एक एकेडमिक फैसला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विभाजन की पृष्ठभूमि में भारत की अखंडता को लेकर एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। क्या इस पर कोई बहस हुई थी संविधान सभा में? हाँ, ये एक बहुत सोची समझी रणनीति थी। देखिए, उस वक्त देश के सामने 500 से ज्यादा रियासतों के विलय की चुनौती थी और अलगाववाद का खतरा भी था। सही। फेडरेशन शब्द से ये भ्रम हो सकता था कि राज्य एक समझौते के तहत शामिल हुए हैं और वो चाहें तो अलग हो सकते हैं, जैसा अमेरिका में हुआ था। अच्छा। अंबेडकर ने यूनियन शब्द का इस्तेमाल करके 2 बातें साफ कर दी। क्या थी वो 2 बातें? एक, भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है, और 2, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। इसीलिए भारत को विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ कहा जाता है। मतलब राज्य नष्ट हो सकते हैं, उनकी सीमाएं बदल सकती हैं, पर संघ अविनाशी है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत का नक्शा अंदर से तो बदला जा सकता है, लेकिन उसकी बाहरी सीमाएं अटूट है। हाँ। पर क्या संसद इन बाहरी सीमाओं को भी बदल सकती है? मान लीजिए किसी दूसरे देश को जमीन का कोई टुकड़ा देना हो तो? देखिए, यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण कानूनी मामला सामने आता है। कौन सा? 1960 का बेरूबारी यूनियन मामला। बेरूबारी यूनियन मामला। ये नाम सुना तो है, पर श्रोताओं के लिए इसका थोड़ा संदर्भ दे सकते हैं। क्या था ये मामला? जरूर। ये मामला भारत और उस समय के पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, उसके बीच एक छोटे से क्षेत्र के हस्तांतरण से जुड़ा था। अच्छा। नेहरू नून समझौते के तहत बेरूबारी यूनियन नाम का एक छोटा सा इलाका पाकिस्तान को दिया जाना था। तो सवाल ये उठा कि क्या सरकार सिर्फ एक कार्यकारी आदेश से भारत की जमीन का टुकड़ा किसी दूसरे देश को दे सकती है? और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया होगा? बिल्कुल। और कोर्ट ने कहा नहीं। नहीं। संसद के पास अनुच्छेद 3 के तहत भारत के क्षेत्र को अंदरूनी तौर पर बदलने की शक्ति है, लेकिन देश का हिस्सा किसी और को सौंपना एक बहुत बड़ा कदम है। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको साधारण कानून से आगे जाकर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करना होगा। अच्छा, तो संविधान संशोधन जरूरी है। हाँ। ठीक है। तो अनुच्छेद 1 भारत के मौजूदा क्षेत्रों को परिभाषित करता है और उसकी अखंडता को पक्का करता है। लेकिन क्या ये एक बंद दरवाजा है? मतलब मान लीजिए भविष्य में कोई क्षेत्र भारत में शामिल होना चाहे, तो हमारा संविधान उसके लिए क्या रास्ता देता है? अच्छा, ये हमें अनुच्छेद 2 में मिलता है। सही है। अनुच्छेद 2 संसद को 2 तरह की शक्ति देता है। एक, नए राज्यों को संघ में शामिल करने की, और 2, नए राज्यों की स्थापना करने की। इन दोनों में क्या फर्क है? पहला उन क्षेत्रों के लिए है जो पहले से मौजूद हैं और भारत में शामिल होना चाहते हैं, और दूसरा उन क्षेत्रों के लिए है जिन्हें भारत भविष्य में अधिग्रहित कर सकता है। तो ये अनुच्छेद पूरी तरह से उन क्षेत्रों पर लागू होता है जो उस समय भारत का हिस्सा नहीं थे। बिल्कुल सही।
मैं सोच रहा था सिक्किम का भारत में विलय कैसे हुआ होगा। वो तो पहले से भारत का हिस्सा नहीं था। ये अनुच्छेद 2 का एक क्लासिक उदाहरण है। अच्छा, कैसे? सिक्किम पहले भारत का एक संरक्षित राज्य था। 1974 में 35वें संविधान संशोधन के जरिए उसे एक सहराज्य का दर्जा दिया गया। सहराज्य मतलब एसोसिएट स्टेट। हाँ, लेकिन फिर 1975 में वहां जनमत संग्रह हुआ और सिक्किम की जनता ने भारत में पूर्ण विलय के पक्ष में वोट दिया। अच्छा, तो लोगों की मर्जी से हुआ। हाँ, इसके बाद संसद ने 36वां संविधान संशोधन पारित किया और अनुच्छेद 2 की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बना लिया। और गोवा? इसी तरह गोवा, दमन और दीव को 1961 में पुर्तगाली शासन से मुक्त कराकर पहले केंद्र शासित प्रदेश और बाद में गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 देश को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 2 बाहर से नए क्षेत्रों को शामिल करने का रास्ता बताता है। लेकिन अब हम उस अनुच्छेद पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। अनुच्छेद 3। हाँ, अनुच्छेद 3, जो भारत के अंदर का नक्शा बदलने की ताकत रखता है। आपने बिल्कुल सही कहा। अनुच्छेद 3 भारतीय संसद को लगभग असीमित शक्ति देता है। असीमित? हाँ, अगर हम स्रोतों में दिए गए विवरणों को देखें तो संसद एक साधारण कानून से, एक मिनट, साधारण कानून से? हाँ, साधारण कानून से किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, उसकी सीमाओं में बदलाव कर सकती है, उसका नाम बदल सकती है और नया राज्य भी बना सकती है। बिल्कुल, किसी राज्य में से एक नया राज्य बना सकती है या 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य भी बना सकती है। तो इसके उदाहरण तो हमारे सामने बहुत हैं। हाँ, कई हैं। 2011 में उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया। सही। साल 2000 में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाए गए। और सबसे हालिया बड़ा उदाहरण 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का बनना। बिल्कुल। पर इसकी प्रक्रिया क्या है? क्या ये सब करने से पहले राज्यों से पूछा नहीं जाता? हाँ, पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पूछने का मतलब क्या है। मतलब? प्रक्रिया ये है कि ऐसा कोई भी विधेयक संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। ठीक है। और सिफारिश देने से पहले राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य या राज्यों की विधानसभाओं को उनकी राय जानने के लिए भेजते हैं। राय जानने के लिए? हाँ, और इसके लिए एक समय सीमा भी तय की जाती है। लेकिन हाँ, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हाँ, क्या राज्य विधानसभा की राय मानना केंद्र सरकार या संसद के लिए जरूरी है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही अनुच्छेद 3 का सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। तो राज्य की राय सिर्फ एक औपचारिकता है? एक तरह से राज्य की राय बाध्यकारी नहीं है। संसद उस राय को मानने या न मानने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। कोई उदाहरण है इसका? तेलंगाना के मामले में यही हुआ था। आंध्र प्रदेश की विधानसभा ने राज्य के बंटवारे के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन संसद ने उस राय को नजरअंदाज करते हुए तेलंगाना राज्य का गठन कर दिया। ये तो एक बहुत बड़ी शक्ति है। क्या इसका मतलब ये है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध पूरी तरह से केंद्र के पक्ष में झुके हुए हैं? ये भारतीय संघवाद की बहस का केंद्र है। हमारा मॉडल सहयोगी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात तो करता है, लेकिन संविधान का ढांचा एक मजबूत केंद्र की तरफ झुका हुआ है। अनुच्छेद 3 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 1960 के बाबूलाल पराटे मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही व्याख्या की थी कि राष्ट्रपति के लिए सिर्फ राय लेना जरूरी है, उस पर सहमति बनाना नहीं। जरा सोचिए, अगर कल को 2 बड़े राज्यों, मान लीजिए उत्तर प्रदेश और बिहार, के बीच किसी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संसद कुछ गांवों को एक राज्य से दूसरे में डाल दे, तो उसे ऐसा करने के लिए उन राज्यों की विधानसभाओं से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी, सिर्फ राय लेना काफी होगा। ये दिखाता है कि ये शक्ति कितनी वास्तविक है। बिल्कुल, और ये हमें उस शुरुआती बिंदु पर वापस ले जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। सही। केंद्र जब चाहे राज्यों के अस्तित्व को बदल सकता है, लेकिन कोई राज्य खुद संघ से अलग नहीं हो सकता। तो अनुच्छेद 2 और 3 के तहत इतने बड़े बदलाव, नए राज्य जोड़ना, मौजूदा राज्यों की सीमाएं, नाम या अस्तित्व ही बदल देना, इन सब के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। ये थोड़ा अजीब लगता है। नहीं, और इसी बात को साफ करने के लिए अनुच्छेद 4 बनाया गया है। अनुच्छेद 4? हाँ, ये अनुच्छेद एक तरह की प्रक्रियात्मक घोषणा है। ये कहता है कि अनुच्छेद 2 या 3 के तहत बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक मिनट,
संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका व्यावहारिक मतलब क्या हुआ और इसे इतना सरल क्यों रखा गया? इसका व्यवहारिक मतलब यह है कि ऐसे कानून संसद में साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। साधारण बहुमत मतलब अगर सदन में 500 सांसद मौजूद हैं और वोट कर रहे हैं तो सिर्फ 251 की सहमति से तेलंगाना जैसा नया राज्य बन सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके लिए किसी 2/3 जैसी बड़ी संख्या यानी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं। और यही इस प्रावधान की सबसे बड़ी ताकत और लचीलापन है। तो ऐसा क्यों किया गया? संविधान निर्माता चाहते थे कि प्रशासनिक जरूरतों और लोगों की आकांक्षाओं के हिसाब से राज्यों का पुनर्गठन करना एक लंबी और जटिल संवैधानिक प्रक्रिया न बने। अच्छा। अगर इसके लिए हर बार विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती तो शायद भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या बाद में बने छोटे राज्यों का गठन लगभग असंभव हो जाता। ये बात तो सही है। अनुच्छेद 4 ये भी सुनिश्चित करता है कि जब भी ऐसा कोई कानून बने तो वो खुद ही संविधान की पहली अनुसूची, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची है, हाँ, और चौथी अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, हाँ, उनमें भी जरूरी बदलाव कर दे। तो अगर हम इन 4 अनुच्छेदों को एक साथ देखें तो जो पूरी तस्वीर उभरती है वो ये है कि संविधान एक ऐसा भारत बनाता है जो बाहर से अभेद्य है, एक अविनाशी संघ। सही। कोई भी टुकड़ा इससे अलग नहीं हो सकता, लेकिन अंदर से ये बेहद लचीला है। संसद साधारण बहुमत से राज्यों का नक्शा लगभग अपनी मर्जी से दोबारा बना सकती है और इस प्रक्रिया में राज्यों की सहमति की कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है। एकदम सटीक सारांश है। ये भारतीय संघवाद के उस अद्वितीय चरित्र को दिखाता है जिसे कभी-कभी अर्ध संघीय या क्वासी फेडरल भी कहा जाता है। एक ऐसा संघ जिसमें शक्तियां केंद्र की ओर बहुत मजबूती से झुकी हुई हैं। बिल्कुल। तो आखिर में हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात क्या हो सकती है? एक विचार ये हो सकता है, ये जानने के बाद कि संसद के लिए राज्यों की सीमाओं या उनके अस्तित्व को बदलना कितना लचीला है। भारतीय संदर्भ में एक राज्य की पहचान का वास्तविक अर्थ क्या है? अच्छा सवाल है। क्या ये महाराष्ट्र, बंगाल या तमिलनाडु जैसी एक स्थायी भाषाई और सांस्कृतिक इकाई है, या ये मुख्य रूप से एक प्रशासनिक इकाई है जिसे राष्ट्र की जरूरतों के अनुसार समय समय पर बदला, तोड़ा या जोड़ा जा सकता है? संविधान का ढांचा तो दूसरी बात की ओर इशारा करता है, लेकिन हमारी राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकता पहली बात पर जोर देती है। और शायद यही तनाव भारतीय राष्ट्र राज्य के केंद्र में है। बिल्कुल।